तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम है ना कोई भी इरेशनल नंबर हो जैसे √2 √3 √5 इसको हम किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल है। तो ये एक तरीका हमने देखा, एक मेथड देखी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। बेसिकली हम डिवाइड करके देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से और प्रूफ करेंगे। अच्छा कैसे प्रूफ होगा कि √2 का जो हम क्या डेसिमल एक्सपांशन वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जैसे हमने √2 का देखा था कि √2 को मैंने डिवाइड किया तो जो जो क्वोशिएंट आ रहा था वही क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, है ना। डेसिमल फॉर्म में जो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 को, जो इसका क्वोशिएंट मिलेगा। क्वोशिएंट क्या मिल रहा है 1.4142 एंड सो ऑन। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो √2 होगा वो क्या होगा, √2 एक इरेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि √2 क्या आ रहा है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हम कह सकते हैं कि √2 क्या है एक इरेशनल नंबर है एंड हेंस। इसके बाद एक और मेथड आती है इसी तरीके से। अच्छा लॉन्ग डिवीजन में जैसे √2 को किया वैसे ही हम √3 √5 √7 है ना इस तरह के जो भी इरेशनल नंबर्स होंगे उनको हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद अब क्या होगा, यदि एक और मैंने बात की थी लॉन्ग डिवीजन मेथड होगी और एक और मेथड होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम देखते हैं कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम कैसे हम √2 को ही हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, हमने एक हाँ ये प्रॉपर्टी देखी थी। क्या प्रॉपर्टी थी वो, क्या क्या ये देखा। अच्छा ये भी देखा था प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स देखा, डिवीजन देखा था। ठीक है ये हाँ एक हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि यदि कोई ए स्क्वायर है ना, यदि वो डिविजिबल है पी से, पी क्या है प्राइम नंबर है, तो ए जो होगा वो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। और हमने कुछ एग्जाम्पल से इसको समझा भी था। ठीक। तो यदि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके अलावा हम आगे बढ़े, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम बेसिकली हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले चुके हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। एक तो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Q ना क्या होना चाहिए, not equal to 0। इसके अलावा एक और है ना, यदि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा तो वो रैशनल नंबर रैशनल नहीं कहलाएगा, है ना। तो एक और क्या है इसी में मैं ऐड करता हूँ, P एंड Q must not have any common factor, must not have any common factor other than unity. Other than unity means what, other than 1, other than unity। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। यदि 1 के अलावा लेट्स से 2 कॉमन फैक्टर होता है, 3 कॉमन फैक्टर होता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर कोई भी दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वो नंबर्स क्या हैं, या फिर मैं कहता हूँ P और Q मस्ट बी को प्राइम नंबर्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। P एंड Q मस्ट बी को प्राइम नंबर्स। दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब जिनका कोई फैक्टर क्या हो, कोई भी फैक्टर जो हो कोई और फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो 1 तो क्योंकि हमेशा रहेगा ही, है ना, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इटसेल्फ हमें नंबर ही दे देगा। तो 1 तो क्या होगा, हमेशा एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा।
लेकिन 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है तो ऐसे दो नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर्स, या फिर इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब है कि उन दोनों नंबर्स के 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैं इसको तीन तरह से लिख सकता हूं। तो मस्ट हैव एनी कॉमन, नॉट है, मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या फिर पी क्यू मस्ट बी को प्राइम नंबर्स, या फिर एचसीएफ ऑफ क्यू क्यू मस्ट बी 1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रॉपर्टीज होगी रैशनल नंबर की। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं, है ना, रूट टू को ही इटसेल्फ प्रूव करेंगे। कैसे? रूट टू को ही हम प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट मेथड देखी किसकी, इर्रेशनलिटी के लिए, है ना, शो दैट रूट टू, ये क्वेश्चन क्या था, एग्जांपल 9 को ही हम सॉल्व करते हैं, शो दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट मेथड हमने देखी क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो सेकंड मेथड है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पहले समझते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट टू क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे काम करती है, पहले हमें जो भी प्रूफ करना है, जैसे मान लो मुझे क्या प्रूफ करना है, रूट टू को रैशनल नंबर। तो अब कोई भी रियल नंबर होगा वो या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, या तो वो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। तो यदि कोई नंबर मैं बोलता हूं कि कोई नंबर मेरे पास, लेट से कोई नंबर ए है जो कि इर्रेशनल है, तो वो रैशनल नहीं होगा, है ना। या फिर मैं बोलता हूँ कि ये नंबर रैशनल नहीं है, अगर रैशनल नहीं है तो बचा क्या, फिर वो पक्का 100% इर्रेशनल होगा। और अगर ये नंबर इर्रेशनल नहीं है तो पक्का वो क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर या तो रैशनल हो सकते हैं या फिर इर्रेशनल हो सकते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि वो रूट टू क्या है, हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इज इर्रेशनल नंबर। तो मैं मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है, और फिर हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और एंड में हम प्रूव कर देंगे, हमें कुछ ऐसा कुछ मिलेगा कि रूट टू जो होगा वो एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। हमने माना क्या है कि रूट टू रैशनल नंबर है, लेकिन हमने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूव किया कि रूट टू जो होगा वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे अजम्पशन को ही क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हमने अजम्पशन माना था कि वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स ये बता रही है कि वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर वो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब हम हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, है ना। इसलिए इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया है कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर गलत अजम्पशन लिया है कि रूट टू रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट टू रैशनल नंबर नहीं है। और अगर रूट टू रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा, रूट टू एक इर्रेशनल नंबर हो गई, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने अज्यूम कर लिया है कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। मैंने मैंने मान लिया रूट टू एक रैशनल, और अगर कोई रैशनल नंबर है रूट टू, इसका मतलब मैं रूट टू को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, रूट टू को मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी के फॉर्म में या पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो रूट टू को मैं लिख सकता हूँ, लेट से देयरफॉर रूट टू इक्वल टू ए बाय बी। रूट टू को मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी, रूट टू को मैंने लिख दिया ए बाय बी। और हमें पता है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर ए एंड बी आर इंटीजर्स, या फिर मैं सीधा लिख सकता हूँ इनको ना, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, एंड बी नॉट इक्वल टू 0 साथ में। अब क्योंकि मैं रैशनल नंबर है, बेसिकली ए और बी के फॉर्म में, अगर रैशनल नंबर है तो हमने अभी देखा है रैशनल नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, मतलब रैशनल नंबर्स के जो ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो जो इटसेल्फ मुझे इलेक्शन से मेंशन करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि √2 अगर रैशनल है, ये तो मैं उसे a बाय बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ और a बाय बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब a और b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज दे आर को प्राइम। a और b क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कोई भी और फैक्टर नहीं होगा, है ना। दे विल नॉट हैव एनी अदर फैक्टर अदर देन 1। तो अब मैं ये है, तो मुझे मिल गया √2 इक्वल टू a बाय बी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिला? 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर यहां से बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है? ये है क्या? ये a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू b स्क्वायर। यानी मैं जब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे b स्क्वायर मिल रहा है। मतलब a स्क्वायर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 2 से। मतलब मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है ना। अगर मान लो इसी में मुझे अगर कुछ रिमाइंडर, अगर a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता मैं और मुझे कुछ रिमाइंडर अगर 1 मिलता तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता, a स्क्वायर इक्वल टू b प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू b स्क्वायर मिल रहा है, मतलब a स्क्वायर क्या है? 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 2 और b स्क्वायर दोनों क्या है? a स्क्वायर के फैक्टर। मतलब फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर जो कि गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 2 और बी स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में है ए स्क्वायर, तो 2 और बी स्क्वायर दोनों ही क्या है? ए स्क्वायर के फैक्टर हैं। इसका मतलब 2 भी क्या है? फैक्टर है ए स्क्वायर का, मतलब 2 एक ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और अगर 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो मैं कह सकता हूं कि जो ए स्क्वायर इज, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो ए स्क्वायर क्या है? डिविजिबल होगा किससे? 2 से डिविजिबल होगा। और यदि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा तो यहां से मैं कह सकता हूं, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा? ए भी ए भी होगा, ए भी होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा। यदि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से। ये हमने देखा है। ये ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी में यही देखा था कि यदि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी है तो ए भी क्या होगा? डिविजिबल बाय पी होगा। तो यहाँ पे यदि मेरे पास ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो divisible by 2। Let's say this equation is equation number 1। तो a क्या है? डिविजिबल बाय है 2। तो अगर a डिविजिबल बाय है 2 मतलब a क्या है? बेसिकली a 2 क्या है? एक फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि a अगर a को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा? फैक्टर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं a को? देयरफॉर आई कैन राइट a इक्वल टू 2 इंटू सी। क्योंकि 2 क्या है? एक फैक्टर है a का। क्योंकि 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है a को, तो 2 फैक्टर होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू सी। सी क्या है? सी कोई और फैक्टर होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 2 तो फैक्टर है ही है। तो 2 अगर फैक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू सी। सी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। टी सी कोई अदर फैक्टर हो सकता है, मुझे नहीं पता अदर फैक्टर क्या होगा ए का, लेकिन कम से कम ये पता है कि 2 तो एक फैक्टर है। और अब मैं क्या करता हूँ, तो ये मैंने देयरफॉर लेट a इक्वल टू 2c। और अब मैं इसकी क्या कर रहा हूं? अगेन मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग की तो क्या मिला? a स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे पता है, लेट अस से दैट दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर को 2b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर। सो बाय इक्वेशन 1 मैं a स्क्वायर को लिख रहा हूँ 2b स्क्वायर। तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर।
बी स्क्वायर इक्वल टू 2c²। अगेन जैसा मैंने इक्वेशन 1 में क्या बोला था, ए स्क्वायर जब 2b स्क्वायर था तो वहां से हमें मिला था स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 2c² है, मतलब 2 इंटू सी स्क्वायर है, मतलब 2 और c स्क्वायर क्या होंगे, बी स्क्वायर के फैक्टर होंगे। अगर फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो 2 जो होगा बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ से कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो मैं यहां से कह सकता हूं, हमने प्रॉपर्टी देखी थी, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये हम प्रॉपर्टी ऑल्सो देख चुके हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमें ए इक्वेशन 2 में हमें मिला कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और यहाँ इक्वेशन 3 में हमें मिल गया बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिल गए, ए और बी क्या मिल गए हैं कि ए और बी दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब अगर दोनों 2 से डिविजिबल है तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो है, और वो क्या है, 2 है। तो यहां से मैं लिखूंगा by equation 2 and 3 A and B are divisible by 2. That is A and B will have at least 2 as a common factor. That is A and B at least have a common factor 2 other than 1, अदर देन यूनिटी या फिर अदर देन 1, है ना। क्योंकि ए और बी के मतलब, अच्छा कम से कम 2 तो एक फैक्टर है जो कि 1 के अलावा 2, कम से कम 2 तो है, 2 के अलावा और भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बस एक ही से मतलब है, और वो है 1 के अलावा एक, कम से कम एक फैक्टर तो मुझे मिल गया 2। तो दैट इज ए एंड बी एटलीस्ट हैव अ कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी, ए बाय बी इज रैशनल। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, तो यहाँ पे दिस contradicts our assumption that A by B is rational। क्योंकि हमने माना था कि √2 क्या है, √2 का रैशनल नंबर माना था, जिसे हम लिख सकते हैं A by B के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, अगर वो A by B रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी क्या होंगे, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि ए और बी का कम से कम 2 तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया है जो कि 1 के अलावा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आवर अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 को ही क्या लिखा था हमने, ए बाय बी के, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट ए बाय बी इज अ रैशनल नंबर, दैट इज ए बाय बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारा अजम्पशन, दैट इज A and B will do not have any common factor other than 1, other than unity या फिर, है ना, 1, other than 1। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना है वो रॉन्ग अजम्पशन। दिस इंप्लाइज दैट ए बाय बी इज नॉट, तो दिस इंप्लाइज दैट A by B is not रैशनल। और अगर A by B रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, A by B अगर रैशनल नहीं है तो, क्योंकि A by B ही क्या था, A by B ही क्या था, √2 के बराबर था, तो √2 इज नॉट रैशनल। और अगर √2 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब √2 क्या होगा, इररेशनल, क्योंकि हमें पता है कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा।
therefore root 2 is an irrational number। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, hence proved। ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हमें और भी कोई रैशनल नंबर्स होंगे, √3 √5, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम है ना, सारी स्टेप सेम है। इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन में भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरीके से है ना, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे हमें शो करना है कि लेट्स से 3√2, हमें क्या शो करना है, 3√2 को शो करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही सही यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से शो दैट 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इसमें कहीं गिवन नहीं है कि, है ना, हमें क्या करना है, हमें √2 को नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है 3√2 को, मतलब 3 into √2 को शो करना है कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि अज्यूम दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना। यहाँ पे गिवन अगर नहीं भी है तो भी हमें मानना है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम इस √2 को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, √2 को नहीं, 3√2 को। तो 3√2 को यदि प्रूव करना है तो ये हमें ऑलरेडी पता है पहले से कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, हमें करना है बस 3√2 को। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन मैं क्या करूंगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करूंगा। मैं अज्यूम कर लूंगा क्या, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। और अगर 3√2 रैशनल नंबर है तो 3√2 कैन बी रिटन है इन द फॉर्म ऑफ a by b, वेयर a b belongs to integers and b not equal to 0। अब मैं क्या करूंगा, √2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 को लिख दूंगा a by 3b, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना। a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a/3b भी क्या हुआ, इंटीजर्स। तो सिंस ab belongs to integers, ab belongs to integers, so a by 3b also belongs to integer। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a by b भी क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। a by b भी बेसिकली, अच्छा नॉट इंटीजर, जरूर नहीं कि इंटीजर ही हो, लेकिन यहाँ पे ये मुझे कहना चाहिए, अगर a और b इंटीजर हैं तो 3b भी जो डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में तो a है, a by 3b में, तो a and 3b 3 into b also belongs to integer। अगर a और b इंटीजर है तो न्यूमरेटर में a है वो, और डिनोमिनेटर में क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी 3b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हैं तो दिस इंप्लाइज दैट a by b इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि a भी एक इंटीजर है और 3b भी एक इंटीजर है, तो a by b भी क्या होगा, a by b हो जाएगा इज अ रैशनल नंबर। ये क्या होगा, रैशनल नंबर। और अगर a by 3b रैशनल नंबर है, क्योंकि a by 3b किसके बराबर है, √2 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज also a rational number, also a rational number। लेकिन अब √2 यहां से तो क्या प्रूफ हो रहा है कि √2 भी रैशनल नंबर है ना, लेकिन दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स, लेकिन हमें तो पता है ना, हमें तो पता है कि √2 क्या है, √2 क्या है, √2 एक irrational number है। So but that contradicts the fact that √2 is an irrational number। √2 क्या है, एक irrational number है ना। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 क्या है, एक irrational number है। and this
कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया बिकॉज वी हैव टेकन रॉन्ग assumption. This contradiction has arisen due to our wrong assumption that 3 root 2 is a rational number, है ना। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने एक रॉन्ग assumption लिया है कि 3 root 2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, 3 root 2 is not a इसका मतलब क्या है, 3 root 2 is not a rational number, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो therefore root 2 is an 3 root 2 is an irrational number, है ना। hence proved, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये अब यहाँ पे क्या है, जब हम पहले से पता हो, है ना, कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है और 3 रूट 2 को प्रूफ करना है, तो ये और भी छोटा हो जाएगा। जैसे पहले हमने सिर्फ रूट 2 को प्रूफ किया था तो काफी नंबर ऑफ स्टेप्स हमारी काफी ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि रूट 2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ से हमने रूट 2 से ही उसको क्या कर दिया, 3 रूट 2 को प्रूफ कर दिया कि वो क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई इर्रेशनलिटी हम नंबर्स की प्रूफ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मुझे प्रूफ करना है, लेट्स से 3 प्लस रूट 5, show that 3 plus root 5 so that 3 plus, let's say 2 root 5 ले लेते हैं और कॉम्प्लिकेटेड, 2 root 5 is an irrational number। ये मुझे प्रूव करना है, कैसे करूंगा मैं, अगेन मेथड सेम है। 3 plus 2 root 5 को मुझे प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है ना। तो इसको इर्रेशनल प्रूव करना हो तो मैं मान लेता हूं लेट 3 plus 2 root 5 is a रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। 3 plus 2 root 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 plus 2 root 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर मैं, रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, a बाय b के फॉर्म में। यहाँ पर a बाय b क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि अच्छा यहाँ पे भी हमें गिवन, हमें क्या प्रूफ करना है, 3 plus 2 root 5, लेकिन रूट 5 हमें पता है कि वो इर्रेशनल नंबर है। हम इसे प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने रूट 3 को प्रूफ किया, बस रूट 3 की जगह रूट 3 नहीं, रूट 2 को प्रूफ किया था, वैसे ही हम रूट 5 को भी कर सकते हैं। मतलब हम रूट 5 को हमें ऑलरेडी पता है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है कि रूट 3 plus 2 root 5 एक इर्रेशनल नंबर। तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि रूट 5 मुझे पता है इर्रेशनल नंबर है, तो मैं रूट 5 के टर्म्स में इसको इक्वेशन को लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a बाय b माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/2, है ना, ये आ गया। तो ये टोटल हो जाएगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b, ये हो गया रूट 5। अब यहाँ पे क्या है, सिंस a and b belongs to integer, since a b belongs to integer, so अगर a और b इंटीजर हैं तो a माइनस 3b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और 2b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। they also belongs to integer। और अगर a माइनस 3b भी इंटीजर है और 2b भी इंटीजर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, दिस implies that a माइनस 3b by 2b is a rational नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो यही क्या, रूट 5 भी क्या होगा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और अगर ये भी अगर रैशनल नंबर है तो, लेकिन हमें तो पता है कि रूट 5 तो एक इर्रेशनल नंबर है, so therefore this
but not therefore, but this contradicts the fact that root 5 is an irrational number, and this contradiction has arisen. Why it has arisen? Due to our wrong assumption. And what was the assumption? Wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. हमने ये wrong assumption ही wrong लिया है कि 3 plus 2 root 5 एक rational number है. This implies that 3 plus 2 root 5 is not a rational number. और अगर 3 plus 2 root 5 अगर rational number नहीं है तो इसका मतलब therefore वो क्या होगा? 3 plus root 5 क्या होगा? एक irrational number होगा. Is an irrational number. और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था. Hence proved. ये हमने देखा कि किस तरह से 3 plus 2 root 5 और इसी तरीके सारे जो भी irrational numbers हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं कि वो irrational है by method of contradiction. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो आगे हम एग्जाम्पल 10 देखते हैं. एग्जाम्पल 10 क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल. आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स. क्या क्या है? एक फर्स्ट है हमारा √12 और सेकंड है हमारा 3√2 into √8. इन्हें आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर रैशनल और इर्रेशनल. तो फर्स्ट को देखता हूँ. फर्स्ट को √12 का यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको √12 को लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ. हाँ, तो इसका मतलब ये है क्या? 4 into 3. जिसे मैं लिख सकता हूँ √4 into √3 और √4 होता है 2 into √3 which is 2√3. तो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √12 बेसिकली है क्या? 2√3. और हमने देखा था जो कि क्या है? किस किस का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है एक रैशनल नंबर का, मतलब 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है और √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. तो ये प्रोडक्ट है किसका? रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर. तो मैं यहाँ पे √12 क्या है? √12 is equal to 2√3 which is product of rational number 2 and an irrational number 3. Therefore this is an, so √2 equal to √3 which is a product of a rational number rational number 2 and an irrational number √3. हमें पता है अगर मैं रैशनल नंबर का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, उसमें मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा. देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर. तो यहाँ से हमें √2 क्या मिल गया? एक इर्रेशनल नंबर. अब हम सेकंड सब पार्ट क्या था? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज ए रैशनल और इर्रेशनल. तो सेकंड वन क्या है? 3√2 into √8. 3√2 into √8. तो ये आगा √2 बेसिकली √8. अगर मैं इसको करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √8 को लिख सकता हूँ 2
2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हुआ 3√2 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 यानी कि 3√2 इंटू √4 इंटू √2। तो यहाँ से मुझे आ गया 3√2 इंटू √4 इज 2 इंटू √2, और मुझे पता है √2 इंटू √2, यदि मैं √2 इंटू √2 करूंगा तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये होगा 3 इंटू 2 √2 इंटू √2 इज 2, ये हो गया मेरा 3 इंटू 4 दैट इज 12। और 12 क्या है, 12 एक रैशनल नंबर है, 12 क्या है, एक रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर, है ना। और अगर 12 रैशनल नंबर है इसका मतलब मैंने 3 किसको लिखा है, ये 3√2 इंटू √8 को ही मैंने क्या लिख सकता हूँ, 3√2 इंटू √8 क्या है 12, और 12 एक रैशनल नंबर है, जो देयरफॉर 3√2 into √8 it is a rational number, रैशनल, है ना। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है 3√2, है ना, 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है, और √8 भी क्या हो रहा है यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर है। अगर दोनों इर्रेशनल नंबर है तो दो अगर इर्रेशनल नंबर है और दो उसमें मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहा हूँ, तो जब दोनों इरेशनल नंबर होते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा या उनका रिजल्ट होगा, मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं प्लस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, जैसे इस केस में हमें क्या मिला, रैशनल मिला। क्लियर है। अच्छा, √12 तो हम देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि जो 12 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना, हमें √12 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो इरेशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड में एक जो था इरेशनल था और दूसरा भी इरेशनल था, उनका प्रोडक्ट हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल मिल सकता है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक रैशनल मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो पहला हमें मिला क्या, इरेशनल, और दूसरा हमें मिला रैशनल, ठीक है।